रविंदर जी नमस्ते। सेठी सर नमस्ते। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। भैया जी नमस्ते मैम। नमस्कार, जी नमस्कार। नमस्ते सर। आज मार्केट अगर देखें तो हल्का सा नीचे क्लोज हुआ है। बाकी रोज की तरह पहले हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं अपने कॉर्पोरेट न्यूज। भारत की सेवा क्षेत्र की वृद्धि अगस्त में 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसने राणे होल्डिंग्स द्वारा जापान स्थित संयुक्त उद्यम साझेदार एनएसके लिमिटेड से राणे एनएसके स्टीयरिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में शेष 51% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। उच्च इक्विटी मूल्यांकन पर चिंताओं के साथ कॉर्पोरेट्स ने गोल्ड ईटीएफ में अपनी संपत्ति 50% बढ़ाकर 17,415 करोड़ और गिल्ड फंड 45% बढ़ाकर 19,812 करोड़ कर दी। एनवीडिया के हुआन ने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति सफाया में $10 बिलियन खो दिए। एनवीडिया एंटीट्रस्ट जांच बढ़ी, $279 बिलियन की बिक्री बिगड़ी। लीबिया में उत्पादन की बहाली की संभावना से तेल की कीमतों में गिरावट जारी, ओपेक प्लस ने उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई। हैवेल्स इंडिया ने तुमकुरू में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार ऑफ फॉर सेल रूट के जरिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 119.02 मिलियन शेयर बेचेगी। बेचे जाने वाले प्रस्तावित शेयरों की संख्या कंपनी में 6.8% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज बिजली एक्सचेंज ने अगस्त 2024 में 12,040 MU की कुल मात्रा प्रमाण पत्र सहित दर्ज की, जो एक साल पहले की अवधि से 35.8% की वृद्धि है। सुदर्शन केमिकल संभवतः अपने जर्मन प्रतिद्वंद्वी ह्यूबेक जीएमबीएच का अधिग्रहण करने की दौड़ में है, जिसने उच्च ऋण बोझ के कारण 23 अप्रैल 2024 को जर्मनी में दिवालियापन के लिए आवेदन किया था। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने संभवतः अपने खुदरा कारोबार 24/7 को खुदरा स्टार्टअप न्यू शॉप को बेचने के लिए एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक आवेदन प्रस्तुत किया है। तो ये थे कॉर्पोरेट न्यूज। आज हम बात करते हैं रविंदर जी के साथ हम चर्चा करेंगे कमोडिटीज पे। तो रविंदर जी बताइए कि गोल्ड जो है उसमें करंटली क्या ट्रेंड चल रहा है। गोल्ड में इस समय ट्रेंड जो है वो एक मिक्स है, मिक्स टू नेगेटिव साइड का। प्राइसेस में जी। सेल ऑफ देखने को मिल रहा है कंटिन्यूस। हम्म। इसके पीछे के जो मेजर रीजंस हैं वो है कि ग्लोबल इस समय अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जितने भी ब्रॉडर सेक्टर हैं सभी सेक्टर्स में सेलिंग देखने को मिल रही है और सभी सेगमेंट्स में भी देखने को मिल रही है। इक्विटीज में भी आज सेल ऑफ हुआ है, विक्स ऑल्दो हायर साइड है। लेकिन उसके बाद में अगर हम क्रिप्टो को देखें तो क्रिप्टो में भी आज सेलिंग देखने को मिली है, जी। गोल्ड में भी सेलिंग देखने को मिली है और इक्विटीज में भी सेलिंग देखने को मिली है और कंटिन्यूस मेटल साइड में भी सेलिंग देखने को मिल रही है। हम्म। जी। जी और अगर गोल्ड की बात करें तो करंट सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स क्या है। देखिए, डायनामिक्स की बात करें तो डब्ल्यूजीसी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड में जो क्वार्टर वन में बाइंग हुई थी वो ऑलमोस्ट डिकेडल हायर साइड में बाइंग हुई है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से। और क्वार्टर टू की बात करें तो क्वार्टर टू में सिर्फ 19 और 21 के क्वार्टर जो ईयरली क्वार्टर्स थे उसमें बाइंग को बीट नहीं कर पाया। अदरवाइज बाकी अगर 8 साल की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा बाइंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल बाइंग सेंट्रल बैंक डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन वहीं हम ज्वेलरी मार्केट की बात करें तो ज्वेलरी मार्केट में डाउनफॉल है, ईटीएफ में आउटफ्लो हो रहा है। ऑल्दो ईटीएफ का कंपैरिजन अगर हम प्रीवियस ईयर के साथ करें तो वहां पे थोड़ी सी बाइंग ज्यादा है कंपैरेटिव 2023। लेकिन स्टिल अभी ईटीएफ आउटफ्लो हो रहा है। कॉइन्स की डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है इंडिया की साइड से, लेकिन चाइनीज मार्केट की बात करें तो चाइना मार्केट में ज्वेलरी डिमांड जो है वो 35% डाउन है ईयर ऑन ईयर। जी। गोल्ड को लेकर फोरकास्ट क्या है आपका। गोल्ड में देखिए अभी इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, क्योंकि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो ज्वेलरी डिमांड जो है
वो आ जाएगी। प्लस अभी प्राइसेस जो है ये करेक्शन मोड पे हैं इंडिया में, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी, अगर हम देखें जो अभी लास्ट मंथ 74 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, वो भी 72 के आसपास है। ड्यूटी कट होने के बाद प्राइसेस लोअर साइड में 67,000 तक गए थे। अभी अगेन चांसेस है कि प्राइसेस जो है ये 69,000 के आसपास आ सकते हैं। 69,500 69,000 इस रेंज में बाइंग करके चलना चाहिए गोल्ड के लिए, क्योंकि ईयर एंड में मुझे लग रहा है कि इसमें काफी अच्छा मूव बनता हुआ दिखेगा। और जिस अकॉर्डिंग जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो बना हुआ है, और अगर रेट कट होते हैं तो चांसेस है कि फर्दर गोल्ड को हम हायर साइड ही देखेंगे। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसका क्या असर हो सकता है गोल्ड पर, और उसको देखिए कंपेयर सिल्वर, कैसे करें हम? जी, सिल्वर की डिमांड जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रो कर रही है। सिल्वर की जो रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड रिपोर्ट जो सिल्वर इंस्टीट्यूट है जो पब्लिश करता है, उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिल्वर की डिमांड जो है वो कंटिन्यूस हायर साइड में ही देखने को मिलेगी। और इंडियन मार्केट की और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो जिस तरीके से नेट जीरो एमिशन की तरफ जा रहे हैं, कार्बन जीरो की तरफ, उसमें हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी और सोलर जो चीजें हैं जो ईवी से रिलेटेड है प्लस सोलर से रिलेटेड है, उसमें सिल्वर, उस मार्केट में सिल्वर की डिमांड काफी ज्यादा है, क्योंकि सिल्वर जो है सोलर पैनल्स में यूज करी जाती है। तो वो डिमांड बढ़ने के कारण सिल्वर की डिमांड जो है वो हायर साइड बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं माइंस की सप्लाई की बात करें तो सप्लाई साइड थोड़ी सी डाउन साइड है। एक तो उसमें कुछ रेगुलेटरीज इश्यूज हैं, और दूसरा माइन जो है वो उसकी जो ड्रिलिंग कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है, और इसी वजह से प्रोडक्शन जो है वो लोअर साइड में और डिमांड जो है वो हायर साइड में। सिल्वर आने वाले समय में हायर साइड देखने को मिल सकती है फर्दर। और इसमें सिल्वर में जो सेफ हेवन बाइंग है वो भी प्लस एड ऑन हो रही है। तो सिल्वर जो है कंपेयर टू गोल्ड हायर साइड आती हुई दिख रही है, ज्यादा रिटर्न देने के चांसेस है। जी। ऑयल की बात करें तो जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसका असर क्या हो सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पर? ये क्रूड काफी ज्यादा पॉलिटिकल कमोडिटी है। इस पे बहुत सारे कंट्रीज जो हैं ये उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, और काफी ज्यादा पॉलिटिकल डिसीजंस इसका इकलौती कमोडिटी में देखने को मिलता है। इसको ज्यादातर जो मैनेज किया जाता है वो ओपेक प्लस कंट्रीज की तरफ से किया जाता है, और प्लस यूएस की तरफ से। तो इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से क्रूड प्राइसेस जो हैं ये, इसमें बोथ साइड के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अप साइड भी देखने को मिलता है और डाउन साइड भी देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है कि उस समय सिचुएशन कैसी है। जैसे अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इस सिचुएशन में ओपेक प्लस कंट्रीज जो होती हैं ये ट्राई करती हैं कि ऑयल प्राइसेस जो हैं ये स्टेबलाइज किए जाए 70 से $80 की रेंज में। और यूएस चाहता है कि प्राइसेस जो हैं ये थोड़े से लोअर साइड में और थोड़े हायर साइड में इस समय लेके जा सके, क्योंकि उनके इलेक्शंस हैं और उनकी ऑयल लॉबी जो है वो काफी ज्यादा फंडिंग उनके इलेक्शंस में करती है। और इस समय इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने जो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट किया है उसमें उन्होंने बोला है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स 1,80,000 मिलियन बैरल जो है वो पर डे इंक्रीज करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड प्राइसेस जो हैं ये फर्दर लोअर साइड मूव कर रहे हैं। इसमें एक और एडिशन करना चाहूंगा कि लीबिया में जो हॉल्ट था पहले 5 मिलियन बैरल का, वो जो है वो रिजर्व हुआ है, और एक्सपोर्ट पे भी उस पर पाबंदी नहीं है, वो भी एक्सपोर्ट हो सकता है। और उसी वजह से प्राइसेस जो है वो प्रेशराइज दिख रहे हैं। जी। अभी इस महीने जो है फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, और शायद जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो इसका क्या असर होगा कमोडिटीज के ऊपर? देखिए इसमें ऑलरेडी चीजें जो हैं ये प्राइस इन हो रखी हैं। अभी जो ज्यादा देखने को जिस पे ज्यादा ध्यान रहेगा वो ये है कि फर्दर जो फ्यूचर कमेंट्री करते हैं फेडरल रिजर्व के जो चेयरपर्सन है, उस पे ज्यादा देखने को मिलेगा कि जो रिएक्शन है उसी चीज पे आएगा कि वो फर्दर फ्यूचर प्रोजेक्शंस जो हैं वो क्या देते हैं। और अगर फ्यूचर प्रोजेक्शंस में वो बोलते हैं कि रेट कट और ज्यादा डीप हो सकता है, फर्दर जो दिसंबर मीटिंग है उसमें भी हो सकता है, तो चांसेस है कि जो गोल्ड है ये फर्दर हायर साइड मूव करेगा और डॉलर जो है वो नेगेटिव साइड आ जाएगा। सेठी सर, आपके सवाल? मैं यहीं से शुरू करता हूँ फेड के पावर के बारे में, कि वो कोई एक्शन नहीं लेते इसलिए रिएक्शन ही होता है उनका।
क्योंकि महीनों से रिएक्शन चल रहा है लोगों का, जी जबकि एक्शन कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आपको क्या लगता है कितने पॉइंट तक होगा कटौती? देखिए, मुझे तो जितना इस समय फेड फंड के रेट बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग 15 बेसिस पॉइंट्स के आसपास जो है ये देखने को मिल सकता है। और इस समय जो डिमांड है रेट कट की, जिस अकॉर्डिंग यूएस के डेटास जो पब्लिश हो रहे हैं, तो 15 बेसिस पॉइंट मुझे लगता है कि कट करने चाहिए उनको। और बाकी डिपेंड करता है कि अभी जो नॉन फॉर्म पे जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम इस वीक आने वाले हैं उस पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपेंड करेगा कि क्या वो लोग आगे डिसाइड करते हैं। जनरल जी, मुझे लगता है मीडिया में आपका 15% वाला तो अलग से आ जाएगा, 15 पॉइंट का। तो 15 पॉइंट किसी ने नहीं बोला, आप अकेले बोल रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सर, मैं जितना अभी तो वो लोग 100 बोल रहे हैं, इवन दो पहले 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे थे। मैं ऑन होल दिसंबर तक बोल रहा हूँ सर, करंट अच्छा, कट की बात नहीं कर रहा तो आपका तो अलग से हाईलाइट बन के आएगा, हूँ जी। क्योंकि आपने अलग से डिमांड किया है। नहीं सर, इसमें इलेक्शन भी है ना, नवंबर में इलेक्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग करना चाहेंगे। मैं उस अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि क्रूड प्राइसेस पहले जब बात चल रही थी तब क्रूड प्राइसेस हायर साइड थे, अभी क्रूड प्राइसेस डाउन साइड आए हैं, तो इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो उनका टारगेट जो है वो इन्फ्लेशन की तरफ अगर मूव करेगा तो मुझे लगता है कि कट का अभी मतलब देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन तो 2% उनको लेके आना है, उन्होंने तय किया अभी हुआ टू है। पॉइंट जी अभी 2.9% चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि अभी जैसे क्रूड प्राइसेस काफी ज्यादा करेक्ट हुए हैं, $78 के आसपास थे, अभी $72 के आसपास आके स्टेबलाइज करेंगे। तो अगर क्रूड प्राइसेस फर्दर डाउन साइड जाते हैं, 68 के आसपास आ जाते हैं, तो ये रेट कट के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। तो पिछले 2-3 दिनों में ज़्यादा डाउन हुआ है, बिल्कुल। जैसा अभी हमने न्यूज़ फर्दर में भी और गौर किया आज। जी अभी फर्दर और डाउन साइड आने के चांसेस हैं, क्योंकि ओपेक प्लस ने बोला है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो इसमें एक तो उनका प्रेशर देखने को मिल रहा है क्रूड प्राइसेस में, दूसरा जो है ये लीविया की जो प्रोडक्शन पहले हॉल्ट हो रखी थी वो देखने को मिल रही है कि वो हॉल्ट जो है वो कंटिन्यू होगा। मतलब वो प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट के जो लग रहा था कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो उसमें उन्होंने बोला कि वो एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा भैया, हमें आप सीधा सीधा एक समीकरण बताइए कि इन्फ्लेशन का गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल पे कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, गोल्ड पे और सिल्वर पे तो इसका प्रभाव ऐसे होता है कि जैसे करेंसी जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती है, जो अदर करेंसीज होती है। तो उसमें फियर में कि मेरी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू हो रही है, उसमें डिमांड जो है वो अपीलिंग हो जाती है गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड जो है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं करती है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एज ए इन्फ्लेशन हेज यूज करते हैं गोल्ड को, और इसीलिए इन्फ्लेशनरी टाइम पे गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ती है। और सिमिलर हमें देखने को मिल रहा है सेंट्रल बैंक की तरफ से। अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 ईयर्स में सेंट्रल बैंक ने कंटिन्यूस हायर साइड बाइंग करी है। वो इन्फ्लेशन का उसका एक बहुत बड़ा रीजन उस बाइंग के पीछे है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल का कोरिलेशन ऐसा है इन्फ्लेशन के साथ कि जब ऑयल प्राइसेस हायर साइड चलते हैं तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली अपसाइड आ जाती है, और जैसे ऑयल प्राइसेस डाउन साइड आते हैं तो इन्फ्लेशन भी डाउन साइड में आती है। तो ये एक कोरिलेशन है ऑयल का इन्फ्लेशन के साथ और गोल्ड सिल्वर का इन्फ्लेशन के साथ। ऐसा ही करेंसी का रिलेशन है क्या? करेंसी का कैसा रिलेशन आप गिनते हैं? देखिए, करेंसी का वैसे तो अगर यूएसडी की बात करें तो इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम अनसर्टन सिचुएशंस की बात करें, जैसे वॉर लाइक सिचुएशन है, तो उसमें डॉलर भी जो जो है ये सेफ हेवन बाइंग विटनेस करता है, प्लस गोल्ड जो है ये भी सेफ हेवन बाइंग विटनेस करता है। तो एक सिनेरियो रहता है उसमें, जब अनसर्टन सिचुएशंस हैं तो उस समय गोल्ड और डॉलर जो है ये सिमिलर साइड में मूव करते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो नॉर्मल सिचुएशंस में ये इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। लेकिन अगर अदर कंट्रीज की बात करें जो डॉलर जिनमें नहीं है और अदर करेंसीज हैं, तो उन करेंसीज में अगर करेंसी उनकी अप्रिशिएट करती है तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है उनको वो सस्ते भाव में मिलते हैं, और अगर डिप्रिशिएट करती है तो उनके लिए गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि उनको डॉलर में पेमेंट्स करनी पड़ती हैं और ये डॉलर डिनोमिनेटेड। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या जो ट्रेडर है, वो आपके हिसाब से कैसे मैनेज करता है कि गोल्ड में क्या उसका पोजीशन होना चाहिए, सिल्वर में क्या होना चाहिए और क्रूड ऑयल में क्या होना चाहिए? क्योंकि अलग अलग दिशाओं में मूव कर सकते हैं ये। बिल्कुल। देखिए, इसमें ऑन होल जो एनालाइज किया जाता है वो किया जाता है डॉलर इंडेक्स को।
तो अगर डॉलर इंडेक्स हायर साइड में चल रहा है तो मोस्टली गोल्ड का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है डॉलर इंडेक्स प्लस ट्रेजरी ईल्ड्स का। तो अगर ट्रेजरी ईल्ड्स और डॉलर इंडेक्स हायर साइड में है तो गोल्ड ऑब्वियसली सस्ता होगा वहां पे, और गोल्ड सस्ता होता है तो वहां पे बाइंग जो है वो बनती हुई दिखती है। तो ये रिलेशन जो है ये इस तरीके से देखा जाता है और इसी तरीके से एनालाइज किया जाता है। अभी तीनों कमोडिटीज में रिस्क है, जब इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क को कैसे एनालाइज करें, कितना रिस्क है, इसी क्वेश्चन का विस्तार है आगे। जी तो उसको मैनेज कैसे करें, पहले रिस्क को ढूंढें, पहले तो देखिए डायरेक्शन क्या है। देखिए, इसमें एक तो मेजर हमें ट्रेंड देखना चाहिए कि जो रिपोर्ट्स आती हैं WGC की, उसके बेसिस पे हमें ट्रेंड समझ आता है। अगर सेंट्रल बैंक इस समय देखें तो अगर हम लास्ट 2-3 साल से देखें तो सेंट्रल बैंक कंटिन्यूस अपसाइड बाइंग कर रहे हैं। तो जब सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं तो वो सबसे बड़े बायर्स हैं गोल्ड के लिए। तो अगर वो लोग बाइंग कर रहे हैं तो गोल्ड का ट्रेंड तो पॉजिटिव है। प्लस सिल्वर का हमें इस तरीके से देखना चाहिए, जो सिल्वर इंस्टीट्यूट रिपोर्ट्स निकालता है उसमें वो लोग दिखाते हैं कि सिल्वर की ज्वेलरी डिमांड कितनी है और इंडस्ट्रियल डिमांड कितनी है। तो सिल्वर में जैसे जैसे अगर हम लास्ट 2-3 ईयर्स को एनालाइज करें तो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो कंटिन्यूस हायर साइड में है। प्लस वो प्रोजेक्शंस भी देते हैं, तो उन प्रोजेक्शंस को हमें चार्ट्स पे जाके और खुद की स्टडी करके थोड़ा एनालाइज करना चाहिए कि किस तरीके से प्रोजेक्शंस जो हैं वो इनलाइन हैं या प्रोजेक्शंस को बीट कर सकते हैं। तो अगर प्रोजेक्शंस लगता है कि मार्केट में प्रोजेक्शंस बीट होती हुई दिख रही हैं, और हम अपने आसपास भी ज्वेलरी स्टोर पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी जाके अगर आप पूछेंगे कि किस तरीके की डिमांड है, इवन अगर नहीं भी पूछेंगे आपको वहां पे फुटफॉल से भी समझ आ जाएगा कि किस तरीके का फुटफॉल है। अगर फुटफॉल अच्छा है तो इट मीन्स की डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, और फिर उस वजह से हमें हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की डिमांड कैसी रह सकती है। और क्रूड की बात करें तो क्रूड में मेनली हमें ओपेक प्लस कंट्रीज को ट्रैक करना चाहिए, प्लस यूएस को ट्रैक करना चाहिए। और अभी जैसे गल्फ कंट्रीज में जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वहां पे वॉर लाइक सिचुएशन है, तो उनकी न्यूज को काफी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, खासकर उन कंट्रीज को जहां पे प्रोडक्शन जो ज्यादा करती हैं, और उनमें अगर वॉर लाइक सिचुएशन है और वहां पे कुछ ऐसी न्यूज आती है कि अटैक हुआ है ड्रिलिंग वाले एरिया में, तो ऑब्वियसली सप्लाई डिसरप्ट होगी, और सप्लाई डिसरप्ट होगी तो प्राइसेस जो हैं ये अपसाइड जाएंगे। लेकिन जैसे अभी रिसेंट में हमें न्यूज़ देखने को मिली, तो परसों की न्यूज़ है, और उसके बाद में जैसे ही ओपेक ने अनाउंस किया कि वो लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस 2 दिन से ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साइड का दिख रहा है क्रूड का। तो इस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो बैंकों का कैसे मालूम किया जाएगा, सभी लोग एक साथ बैंक सोना खरीदने आते हैं और एक साथ बेचने आते हैं। सर, इसमें मंथ ऑन मंथ देखने को मिल सकता है। अभी जैसे हम बहुत सारे सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे हमें वो पेड सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। ऑल्दो जो हमारी रिपोर्ट्स रहती हैं, हमारी कंपनीज की रिपोर्ट्स रहती हैं, हम उसमें मंथली बेसिस पे बताते हैं कि क्या LBMA में जो कितना वेयर हाउस में कितना सप्लाई है और कितना डिमांड है। तो उसके बेसिस पे हम एक बेसिक आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि किस तरीके की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। और कोई महत्वपूर्ण बात आप बताना चाहें इन कमोडिटीज के बारे में, जी या बिल्कुल। क्या अगर भविष्य है गोल्ड इनका। इसमें इसमें एडिशन अगर एक चीज और कर सकता हूँ मैं, कि जैसे गोल्ड एंड सिल्वर की अगर पोजीशंस जाननी है प्लस क्रूड की पोजीशन जाननी है, तो क्रूड का नाइमेक्स पे ऑप्शन के जो ट्रेड्स होते हैं वहां पे ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। वहां पे हमें समझ आ जाता है कि ओपन इंटरेस्ट किस साइड का इंक्रीज हो रहा है। तो जिस साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है उससे ऑपोजिट साइड में मूव देखने को मिलता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो जाता है। और प्लस कॉमिक्स पे गोल्ड एंड सिल्वर ऑप्शंस पे जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो वो भी एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। जी जी। जी रविंदर जी, एनी एडवाइस टू अवर इन्वेस्टर्स ऑन कमोडिटीज? जी बिल्कुल। इस समय मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी इक्विटीज में एक शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है। प्लस आने वाले समय में मेरे को लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है इस समय से, जो नए लोग हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको कुछ ना कुछ परसेंट जो है गोल्ड सिल्वर का अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करके चलना चाहिए। जी थैंक यू सो मच रविंदर जी, आज जुड़ने के लिए और दर्शकों को एडवाइस देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक थैंक यू जी, नमस्कार जी।